हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बहुत ही धांसू टॉपिक के बारे में डील करने जा रहे हैं। तो अपने इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इसी तरीके की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो अपन देखते हैं कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला या बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो एपिडेमियोलॉजी के बारे में आज अपन डील करेंगे कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। तो एपिडेमियोलॉजी को पढ़ने से पहले अपन एक देखते हैं, एक मोटिवेशन होता है आपके लिए थोड़ा सा 2 लाइन का कि यहाँ पर कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, और जीत को जीतने का हौसला रखो यारो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। अगर आप कभी एक बार असफल हो जाते हैं तो आपको वापस से उठ खड़ा होकर वही जोश जुनून जज्बे के साथ में अपनी पढ़ाई को स्टडी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगर एक बार आप हार जाते हैं तो कोई आदमी फकीर नहीं बन जाता है, और अगर कोई एक बार जीत जाता है तो उसे सिकंदर नहीं माना जाता है। तो जीतता है वो बार बार जीतता है, उसे ही सिकंदर का नाम दिया जाता है। तो अगर आप एक बार हारते हैं तो आपको वापस से उठ खड़े होकर के पूरी तरीके से मेहनत के साथ में वापस से जोश जुनून और जज्बे के साथ आपको वापस से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना रहता है। तो यहाँ पर अपन आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर कि काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कि काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी कुछ जियो इस तरह कि मुकाम बन जाए या कोई आपकी मिसाल बन जाए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है और अपनी जिंदगी को इस तरीके से जीना है कि आने वाले जो भी समय है, वो जो टाइम होगा आने वाला, उसमें आपकी दुआएं दी जाए, आपकी एक मिसाल दी जाए कि वो बंदा ऐसा था, वो बंदा ऐसा था। तो आपको सिर्फ एक आदमी बन करके नहीं जीना है, आने वाले समय में आप लोगों के एक प्रेरणा स्रोत बन के, एक आइडियल बन करके उभरे। और इसके लिए आपको थोड़ी सी आज मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत से आपको कभी पीछे नहीं भागना है। तो यहाँ पर अपन स्टडी स्टार्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। तो एपिडेमियोलॉजी से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। एपिडेमियोलॉजी होती है, डिराइव्ड हुआ है 3 लैटिन वर्ड से। यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, और वो भी कितने लैटिन वर्ड है, 3 लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एपिडेमियोलॉजी एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ऐसा सब्जेक्ट है जो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम 3 लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही ले तो याद रखना है आपको कि लैटिन वर्ड से ये डिराइव्ड हुआ है और 3 लैटिन वर्ड से। इसमें आप 3 लैटिन वर्ड कौन कौन से है इसमें देखते हैं। इसको 3 टुकड़ों में बांट लीजिए। तो इसमें 3 वर्ड आएंगे, एपी, डेमोस एंड लॉगस, और यही इसका मीनिंग होता है। ये 3 लैटिन वर्ड है, एपी, डेमोस एंड पीपा लोगस। तो एपी का मतलब होता है अमंग होगा, एपी का मतलब अमंग या अपॉन होता है। तो यहां पर आपको एपी का मतलब लिखना है, या इट मींस, एपी मींस होता है अमंग या फिर अपॉन। सेकंड नंबर पे आती है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल, पीपल का मतलब हो गया लॉग, एंड लॉगस, लॉगस का मतलब होता है स्टडी। अब इसका तीनों का आप मीनिंग समझने की कोशिश करिए। एपी, डेमोस एंड लॉगस से मिलकर बना हुआ है। ये तीनों लैटिन वर्ड है एपिडेमियोलॉजी में, तो डिराइव्ड हुए हैं लैटिन वर्ड से, एपी, डेमोस एंड लॉगस। तो एपी का मतलब होता है अमंग या अपॉन, जबकि डेमोस का मतलब होता है पीपल, जैसे कि लोगों के बीच में, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है, बात कर लेते हैं डेफिनेशन की कि यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन देखने को मिलेगी आपको कि साइंटिफिक स्टडी होती है डिजीज की अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो यहां पर आपको डेफिनेशन लिखनी है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिजीज की साइंटिफिक स्टडी होती है अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसमें जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं, और उसी को नाम दिया जाता है एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी का सीधा सा मतलब हो गया है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिजीज अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन की पॉपुलेशन में जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है डिजीज की, उसे नाम दिया जाता है एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि एपिडेमियोलॉजी वो 3 लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एपिडेमोस एंड पीपल।
एपी का मतलब होता है अमंग या अपॉन, जबकि डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो तीन लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसकी जो डेफिनेशन की बात करें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से पर जो टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो, वो शीशा तलाश करो। तो यहाँ पर आपने एपिडेमियोलॉजी देख ली है। अब एपिडेमियोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ब्रांच है ये मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जो कि डील करती है स्टडी अमंग डिजीज, डिजीज के बीच में स्टडी करती है, ह्यूमन के पॉपुलेशन में डिजीज की स्टडी करती है। तो विच डील विद डिजीज, विच डील्स विथ डिजीज, डिजीज के साथ में ये डील करती है। तो आपको साथ के साथ इसके नोट्स भी बनाने रहना है। तो अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी होती है डिजीज की ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच। मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जो कि डील करती है, स्टडी करती है, किसकी, डिजीज की स्टडी करती है। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। अब यहां पर कुछ आपको फादर लिखाए जाएंगे और फादर कौन कौन से हैं। तो एपिडेमियोलॉजी के फादर की मैं बात करूं तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है। तो यहां पर आपको आंसर लिखना है कि जॉन स्नो, जॉन स्नो इज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के फादर की बात की जा रही है तो फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी है जो अभी की एपिडेमियोलॉजी चल रही है उसके फादर किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो इज द फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के फादर है। जबकि बात करें ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो सबसे पहले माना जाता था ट्रू थे, यानी ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन थे, तो हिप्पोक्रेट्स थे। ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो कौन है, वो है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स, और हिप्पोक्रेट्स को किस नाम से जानते हैं, हिप्पोक्रेट्स है वो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फादर कौन थे, हिप्पोक्रेट्स थे। और यहां पर बात की जाए कि ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन थे तो आंसर आएगा हिप्पोक्रेट्स थे, वो ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी की स्टार्टिंग करी थी। जबकि बात करें मॉडर्न, अभी के जो मॉडर्न वाली एपिडेमियोलॉजी है उसके फादर की बात करें तो यहां पर आंसर आएगा जॉन स्नो। तो ये क्वेश्चन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है। तो जॉन स्नो इज द फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। जबकि बात करें कि यहां पर ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन थे तो हिप्पोक्रेट्स, और हिप्पोक्रेट्स को इस नाम से जाना जाता है, हिप्पोक्रेट्स को नाम दिया गया है फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फादर के नाम से इसको जानते हैं। अब बात करते हैं फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के फादर। आज आपको बहुत सारे पापा पढ़ाए जा रहे हैं तो इन पापा का सभी का ध्यान रखना है क्योंकि कोई से भी पापा का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे पापा यहाँ पर पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद आपको याद रखना है कि कौन सा पापा किसका पापा है। तो यहाँ पर बहुत से फादर्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला फादर है कि फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो, जबकि फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेट्स है। बात करें कि ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट हिप्पोक्रेट्स है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ, नेक्स्ट फादर आता है यहां पर फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के फादर किसे कहते हैं तो पब्लिक हेल्थ का जो फादर है उसे कोलेरा है, वो पब्लिक हेल्थ का फादर है। और कोलेरा किसी आदमी या पर्सन का नाम नहीं है। तो कोलेरा है वो डिजीज है, और डिजीज में कोलेरा जो डिजीज होती है जिसे राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, जिसमें राइस वाटर का स्टूल देखने को मिलेगा। बार बार में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डिजीज होती है या ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें कि फीवर नहीं आता है। तो कोलेरा में फीवर नहीं आता है, इन्फेक्ट
इंफेक्टियस डिजीज होती है, लेकिन कोलेरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इसके बाद में बात करें कि इसमें स्टूल का कंटेंट कैसा मिलेगा, तो राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, कोलेरा में मिलेगा। पी सूप डायरिया होता है, टाइफाइड में देखने को मिलता है। रिपन लाइक स्टूल देखने को मिलता है हिस्टोस्परम डिजीज में। जबकि बात करें रिकरेंट जेली लाइक स्टूल की, तो वह आपका देखने को मिलेगा किसमें मिलेगा, इनटू ससेप्शन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन और आपके बता दिए गए हैं जो एग्जाम में बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। चारों क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि राइस वाटर स्टूल कोलेरा में देखने को मिलेगा। बात मैं लिखाई देता हूं यहाँ पर कि कौन कौन सा किसमें देखने को मिलता है, तो लिखिए यहाँ पर, ये नोट करना है। राइस वाटर स्टूल किसमें देखने को मिलता है, तो कोलेरा में राइस वाटर देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। सेकंड वन पे बात करते हैं कि यहाँ पर पी सोप डायरिया किसमें होता है। पी सोप जैसे मटर के वाला सोप है वैसा डायरिया, तो यहाँ पर टाइफाइड में देखने को मिलेगा। थर्ड वन की बात करते हैं कि रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है, तो रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा हिस्टोस्प्रंग डिजीज या फिर एगैंग्लियोनिक मेगाकोलॉन, जिसमें अपन इसको अच्छी तरीके से डील करेंगे जब पीडीएफ पढ़ाई जाएगी आपको। तो यहाँ पर याद रखना है अभी के लिए कि यहाँ पर रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है, तो हिस्टोस्प्रंग डिजीज में रिबन लाइक स्टूल या एगैंग्लियोनिक मेगाकोलॉन में रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। रेड करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलेगा, और ये देखने को मिलता है इनटू ससेप्शन में। अब इनटू ससेप्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्शन का मतलब होता है टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन की टेलीस्कोपिंग हो जाती है। इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है और दूसरे पार्ट में धस जाता है, उसे इंटरसेप्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। चारों क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। तो यहाँ पर लिखिए, पहला राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है कोलेरा में, पीच ऑफ डायरिया देखने को मिलेगा टाइफाइड में, थर्ड वन पे रिबन लाइक स्टूल हिस्टोस्प्रंग डिजीज या एगैंग्लियोनिक मेगाकोलॉन में देखने को मिलता है, रेड करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलेगा, इंटरसेप्शन में देखने को मिलता है। तो यहां पर अपन ने फादर ऑफ पब्लिक कोलेरा था, उसके बाद में 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां से निकाल करके लाए हैं। यहां पर कोलेरा का नाम आया, तो कोलेरा के साथ साथ 4 ऐसे और डिजीज होती है जिसमें कि स्टूल से पर्टिकुलर स्टूल का कलर या फॉर्मेशन कैसा होता है उसके बारे में यहां से क्वेश्चन होता है। तो यहां पर अपन ने चारों डील कर लिया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा हो गया। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन की बात करें तो एक और नया पापा आपके सामने आया है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। अब अगर नॉर्मल मेडिसिन की बात करें कि फादर ऑफ मेडिसिन, तो हिप्पोक्रेट्स आंसर देना है आपको, लेकिन पूछ ले कि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के फादर कौन है, तो यहां पर आपको आंसर देना होता है चरक इज द फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन। जबकि बात करें फादर ऑफ द इंडियन सर्जरी के फादर किन्हें कहा जाता है, तो फादर्स ऑफ इंडियन सर्जरी के फादर की बात करें तो यहां पर इंडियन सर्जरी के एस से आपको सुश्रुत याद रखना है। सुश्रुत, तो एस से आपको याद रखना है कि फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, एस फॉर सर्जरी एंड एस फॉर सुश्रुत। जबकि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो यहां पर आपको चरक याद रखना है। तो ये बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहां से पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन डील कराए जाते हैं। तो याद कर लीजिए, अपनी नोटबुक में इसको जल्दी से उतार लीजिए। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो जल्दी से यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे कि बेसिक मेजरमेंट टूल कौन कौन से होते हैं, एपिडेमियोलॉजी में कौन कौन से बेसिक मेजरमेंट टूल होते हैं। तो यहां पर बात करते हैं कि बेसिक मेजरमेंट टूल ऑफ एपिडेमियोलॉजी के कौन कौन से ऐसे बेसिक मेजरमेंट टूल होते हैं जिनके द्वारा एपिडेमियोलॉजी को देखा जाता है। तो कौन कौन से वो टूल्स हैं जिनके माध्यम से अपन आगे पढ़ेंगे कि टूल कौन कौन से हैं एपिडेमियोलॉजी के। तो यहां पर वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका
बेनिफिट मिल सके और आने वाली अपकमिंग एग्जाम में वो सभी अपने जाकर के झंडे गाड़ सके। तो यहां से आगे अपन डील करते हैं कि टूल, बेसिक टूल ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। बेसिक टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के कौन कौन से ऐसे बेसिक टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप इसको आगे क्लासिफाई करेंगे या इसको आगे बढ़ते हैं। तो टूल्स का मतलब होते हैं वो सभी आपकी हेल्प करने वाले टूल्स जो कि आपको आगे बढ़ाएंगे इसमें। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब हो गया था कि यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी थी डिजीज की अमंग ह्यूमन पॉपुलेशन में। अब इसके कौन कौन से बेसिक टूल्स होते हैं जिनसे कि अपन आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक टूल में आता है रेट आएगा, रेशियो आएगा, प्रोपोर्शन आएगा, इंसिडेंस आएगा एंड प्रीवेलेंस आता है। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन सी टूल है। तो लिख लीजिए आप, रेट होगा, रेशियो होगा, प्रोपोर्शन होता है, इंसिडेंस and last one is prevalence। यहां पर देखिए कि रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस अब ये किस तरीके से इसमें हेल्प करते हैं। तो रेट का मतलब होता है कि यहां पर जो नॉमिनेटर होता है वो पार्ट होता है डिनोमिनेटर का। अब नॉमिनेटर का मतलब होता है अगर अपन जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है नॉमिनेटर कहलाता है, जबकि बात करें नीचे वाले पोर्शन की तो इसे डिनोमिनेटर के नाम से याद रखना है। तो आपको यहां पर समझना है कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है नॉमिनेटर कहलाता है, जबकि नीचे वाला पोर्शन होगा वो डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। तो रेट का मतलब हो गया नॉमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पर आपको लिख सकते हैं कि यहां क्या देखने को मिलेगा। अपन पहले रेट पढ़ लेते हैं। तो रेट में आपको यहां पर लिखना है कि नॉमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। Nominator is the part of denominator। जो नॉमिनेटर है वो पार्ट होता है डिनोमिनेटर का। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि यहाँ पर जो नॉमिनेटर है ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे वाले हिस्से का ही कोई पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए बर्थ रेट की बात करें तो नंबर ऑफ टोटल लाइव बर्थ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन। जो एस्टिमेटेड मिड ईयर की जो पॉपुलेशन थी, जितनी पॉपुलेशन थी उसमें कितने जो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, यानी नीचे जो पॉपुलेशन है, डिनोमिनेटर है टोटल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कितने लाइव बर्थ हुए हैं, उसे टोटल कितने लाइव बर्थ हुए हैं तो उसे बर्थ रेट के नाम से जानते हैं। और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ पर 1000 से, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया। अगर बात करें अपन बर्थ रेट की कि यहाँ पर बर्थ रेट होती है वो रेट होगी यहाँ पर, और बर्थ रेट का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ total number of live birth upon estimated mid-year population। एस्टिमेटेड जो मिड ईयर की पॉपुलेशन थी उसको आपको मानना है। तो यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन थी मिड ईयर की उसमें से कितने लाइव बर्थ हुए हैं और उसको क्या करना है, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएगी बर्थ रेट निकल करके आ जाती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का ही पार्ट है। यानी जो नॉमिनेटर है नंबर ऑफ लाइव बर्थ कहां से आया, पूरी पॉपुलेशन थी उसमें से टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितने हुए हैं उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें आ जाएगा कि निकल करके बर्थ रेट आ जाती है। तो ये है वो रेट है। जैसे बर्थ रेट हुई, डेथ रेट हुई, वो टोटल पॉपुलेशन में से ही जाता है। जो भी पब्लिक आएगी वो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो एस्टिमेटेड मिड ईयर की पॉपुलेशन थी उसमें से कितने लाइव बर्थ हुए हैं उसे बर्थ रेट कहेंगे। जबकि डेथ रेट की बात करें तो यहाँ पर एस्टिमेटेड मिड ईयर की पॉपुलेशन में कितनी डेथ हुई है और वही आपका तो बर्थ रेट, डेथ रेट ये इसमें आती है। बात करते हैं दूसरे नंबर पे, रेट के बाद में आता है कि रेशियो। तो रेशियो क्या देखने को मिलता है, रेशियो का मतलब होता है रेट एंड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट। तो यहां पर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं
बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन है, या यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि नॉमिनेटर एंड एक्चुअल में यहाँ देखिए कि एंड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ये दोनों होते हैं डिफरेंट होते हैं, यहाँ पर दोनों अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, रेशियो आता है। और रेशियो क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग रेशियो देखने को मिलेगा। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, बोथ आर द डिफरेंट वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बहुत डिफरेंट वैल्यूज होगी, यहाँ पर वैल्यूज होती है इन दोनों की और डिफरेंट देखने को मिलेगी, अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा, नर्स पेशेंट रेशियो, नर्स पेशेंट का अलग अलग रेशियो हो सकता है सेक्स रेशियो में। अब यहाँ पर सेक्स रेशियो में देखिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर देखने की आप ट्राई करिए कि नॉमिनेटर नर्स सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो अब फीमेल का अलग होगा, मेल अलग होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पूरी मिड ईयर पॉपुलेशन में इतने ही पर्टिकुलर मेल हो, इतने ही पर्टिकुलर फीमेल हो। तो नर्स पेशेंट रेशियो भी वही होता है कि नर्स कहीं पर ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, मिड ईयर पॉपुलेशन का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो सेक्स रेशियो हुआ, नर्स पेशेंट रेशियो हुआ, ये सभी पार्ट होते हैं वो किसके होते हैं, ये रेशियो होते हैं। और या फिर आप कह सकते हैं एमएमआर, एमएमआर भी क्या होती है, एमएमआर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसमें भी क्या देखने को मिलेगा, जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से केवल और केवल मैटरनल की बात पूछी है तो वहां पर भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो ये सभी होती है वो रेशियो कहलाते हैं। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को देखकर आप रेट नहीं लगानी है, जबकि बर्थ रेट डेथ रेट होती है ये आपकी रेट होती है। जबकि बात करें कि रेशियो में तो सेक्स रेशियो हुआ, नर्स पेशेंट रेशियो हुआ, एमएमआर हुई, ये सभी होती है वो क्या होती है, रेशियो होते हैं। तो रेट को देखकर आपको रेशियो आंसर, रेट आंसर नहीं देना है, एमएमआर में रेशियो आंसर होगा। बात करते हैं आगे थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर का जो पोर्शन था वो और इसको भी अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर वही सेम आपका चलेगा। इसके बाद में बात करेंगे आगे थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे जो आता है वो आती है प्रिवेलेंस, के बाद में प्रोपोर्शन होगा यहां पर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि नॉमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। यहां भी जो नॉमिनेटर होता है, जहां पर अपने रेट पड़ी थी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नॉमिनेटर होता है वो इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर का ही पार्ट होता है। तो नॉमिनेटर होगा वो पार्ट होगा डिनोमिनेटर का, नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का ही पार्ट होता है, यानी एन नॉमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड इसको मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलवेज इन परसेंटेज, ये हमेशा किसमें आता है, परसेंट प्रोपोर्शन है, पी फॉर प्रोपोर्शन एंड पी फोर आएगा तो पी फोर परसेंटेज में इसको निकाला जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि एंड न्यूमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, और जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इसकी जो वैल्यूज होती है वो किसमें आती है, परसेंटेज में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज होती है परसेंटेज में निकल करके आती है। इट इज ऑलवेज कैलकुलेट किया जाएगा, परसेंटेज में करते हैं तो यहाँ पर अपन ने लिखा है ऑलवेज इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्लाइड बात करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो केस फर्टिलिटी रेट हो गई CFR। CFR का मतलब होता है केस फर्टिलिटी रेट, कैश फर्टिलिटी रेट। एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, जो एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, ये रेट है लेकिन ये क्या है, प्रोपोर्शन है। केस एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, स्लाइड पॉजिटिव रेट, स्लाइड पॉजिटिव
रेट यानी आपने कितनी स्लाइडें भेजी थी। अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज के डायग्नोसिस के लिए, जैसे मान लीजिए आपने ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस के लिए बहुत सारा स्पुटम का कलेक्शन करके वहां पर माइक्रोस्कोपी के लिए वहां पर स्लाइड बना बना करके भेजी थी, और अगर आपने 100 स्लाइड बना करके भेजी है और उसमें से अगर 20 स्लाइड है वो पॉजिटिव है, तो वहां पर 20% इसका क्या हो गया, रेशियो हो गया, यानी प्रोपोर्शन था वो 20% हो गया कि जो भी आपने स्लाइडें भेजी थी उसमें से 20% जो भी केसेस थे वो पॉजिटिव केस है। जबकि बात करें कि नेगेटिव केस की, तो 80% केस वहां पर नेगेटिव देखने को मिले, तो ये स्लाइड पॉजिटिव रेट का मतलब होता है। बात करें एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन की, अगर आपको एनुअली ब्लड का एग्जामिनेशन करना है, ईयरली ब्लड का एग्जामिनेशन करना है, तो उसे भी आप किस में परसेंटेज में निकालते हैं। या बात करें केस फैटेलिटी रेट की, तो ये सभी प्रोपोर्शन होती है, और प्रोपोर्शन को हमेशा पी से याद रखना है, पी फॉर प्रोपोर्शन एंड पी फॉर परसेंटेज, तो हमेशा इसको परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं यहां पर कि इंसिडेंस क्या देखने को मिलेगा। इंसिडेंस की बात करते हैं। इंसिडेंस इंसिडेंस की मैं बात करूं कि इंसिडेंस क्या होता है। इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो न्यू केसेस आते हैं उन्हें इंसिडेंस का नाम दिया जाता है। तो इंसिडेंस इज द नंबर ऑफ द न्यू केसेस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। तो न्यू केसेस आ गए, नंबर ऑफ, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखिए, नंबर ऑफ न्यू केसेस, और आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में न्यू केसेस के जो नंबर होते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में न्यू केसेस के जो नंबर होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है। इंसिडेंस के नाम से जानते हैं, तो यहां पर आपको डेफिनेशन लिखनी है, न्यू केसेस और न्यू केसेस में नंबर ऑफ द न्यू केसेस इन ए गिवन और पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया जाता है कि एक महीने में कितने क्वेश्चन नए केस आए हैं, तो उन नए केस का एक महीने में जो भी नए केस आएंगे उन्हें इंसिडेंस कहते हैं। जबकि बात कर लेंगे यहां पर प्रिविलेंस की, तो प्रिविलेंस होते हैं न्यू प्लस ओल्ड केसेस को मिला करके जो टोटल केसेस होते हैं उन्हें प्रिविलेंस का नाम दिया गया है। तो प्रिविलेंस पी से याद रखना है, पुराने प्लस नए जो भी केस होंगे, ऑल प्लस न्यू केसेस, उन्हें नाम दिया जाता है प्रिवेलेंस। तो ओल्ड प्लस न्यू केसेस होते हैं, इन्हें नाम देते हैं प्रिवेलेंस के नाम से जाना जाता है। तो नंबर ऑफ द ओल्ड प्लस न्यू केसेस इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो इसका डेफिनेशन लिखिए, नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था उसमें नंबर ऑफ कितने केसेस, न्यू केसेस इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज नॉन एज द प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस का और इंसिडेंस का यहां पर आपको अच्छी तरीके से समझना है कि प्रिवेलेंस क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है। तो प्रिवेलेंस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस, जो भी नए और पुराने दोनों को मिला करके जितने टोटल केस हो रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे प्रिवेलेंस कहते हैं। जबकि इंसिडेंस का मतलब होता है कि नए नए केस है, ओनली न्यू केस की इसमें काउंटिंग की जाती है। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो न्यू केसेस आते हैं उन्हें नाम दिया जाता है इंसिडेंस। जबकि बात करें प्रिवेलेंस की, तो प्रिवेलेंस में आता है न्यू प्लस ओल्ड केसेस, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ओल्ड और न्यू केसेस कितने आए हैं। सपोज दैट आप याद करिए, अगर मान लीजिए कहा जाए कि एक महीने में टोटल जो नए केसेस हैं वो आए हैं 100 केसेस आए हैं, तो ये क्या है, तो इसका मतलब है इंसिडेंस है, केवल नए केस की बात कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया जाए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी 6 मंथ या 2 इयर्स में
नए प्लस ओल्ड केस, टोटल नंबर ऑफ केस। तो यहां पर आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ केस तो टोटल में दोनों केस आते हैं, नए भी आएंगे पुराने भी आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केस किसमें आते हैं? प्रिवेलेंस में आते हैं। टोटल नंबर ऑफ केस की कितनी संख्या होगी 2 साल में? पर्टिकुलर अगर 5000 केस आए हैं तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे कहा जाता है, नए और पुराने दोनों केस हैं तो प्रिवेलेंस होगा, जबकि ओनली नए केस आते हैं तो उसे कहा जाता है इंसिडेंस। अब पूछा जाता है इसमें भी प्रिवेलेंस के भी दो टाइप होते हैं, पॉइंट प्रिवेलेंस एंड पीरियड प्रिवेलेंस। तो पॉइंट प्रिवेलेंस का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी स्पेसिफिक टाइम पॉइंट पीरियड में आता है तो उसे पॉइंट प्रिवेलेंस कहते हैं। जबकि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारा पीरियड एक लघु, जबकि पॉइंट होता है ये इसका शॉर्ट टाइप देखने को मिलता है जिसमें किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करते हैं। लेकिन पीरियड प्रिवेलेंस में क्या होता है, पूरी तरीके से पूरा जो भी आपका पॉइंट और पीरियड दोनों में आएगा पूरी तरीके से, मतलब जो भी आपका नए प्लस ओल्ड केसेस थे वो पूरा आता है इसमें, तो उसे पीरियड कहेंगे। जबकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें कि यहां पर कितने केस देखने को मिले तो ये पॉइंट में आएगा, जबकि ऑल ओवर की बात करें तो वहां पर पीरियड प्रिवेलेंस देखने को मिलता है। तो ये पूरा यहां पर प्रिवेलेंस हुआ है। अब प्रिवेलेंस और इंसिडेंस का निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको भी अपन डील कर लेते हैं। तो यहां पर इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला दिया गया है। तो आई पी इज इक्वल टू, आई की बात करें अगर आपको इंसिडेंस निकालना है, इंसिडेंस, तो इंसिडेंस का मतलब हो गया जो भी आपका इंसिडेंस है इज इक्वल टू प्रिवेलेंस में भाग दे दो यहां पर किसका, ड्यूरेशन का। प्रिवेलेंस अपॉन ड्यूरेशन। या फिर बात करें अगर आपको निकालना है प्रिवेलेंस तो यहां पर क्या करना होगा, इंसिडेंस को मल्टीप्लाई करना है ड्यूरेशन से। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर इंसिडेंस है और इंसिडेंस का मतलब होता है कि नए केसेस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो न्यू केसेस आते हैं इंसिडेंस कहलाता है। तो इंसिडेंस का मतलब हो गया प्रिवेलेंस। अब प्रिवेलेंस था उसमें अगर मान लीजिए 1000 केसेस आए हैं पिछले 2 साल में तो वहां पर ड्यूरेशन हो गई 2 ईयर की हो गई, प्रिवेलेंस हो गए टोटल 1000 केस आए हैं तो 1000 में आपको भाग देना है 2 साल 2 का, तो वहां पर 500 आ जाएगा। तो इंसिडेंस है वो 500 हो गया कि पर्टिकुलर यहाँ पर न्यू केसेस आए वो कितने आए हैं 1500 आए हैं, जबकि 500 क्या थे, पुराने केस थे। अगर आपको प्रिविलेज निकालना है तो इंसिडेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो ड्यूरेशन से। अगर 1 साल में 500 आए हैं और 3 साल का निकालना है तो पुराने केसेज है वो 500 से उसको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 5 15, तो 1500 केसेस आ गए। तो यहां पर प्रिवेलेंस होगा उसमें इंसिडेंस को ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना है। जबकि बात करें इंसिडेंस में तो प्रिवेलेंस में किसको डिवाइड करना है, उसको ड्यूरेशन से। तो यहां पर आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर वीडियो और लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को मैक्सिमम इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि आने वाली जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें इसका फायदा है वो सभी आपके दोस्तों को मिल सके और आने वाली एग्जाम के लिए आप दृढ़ निश्चय के साथ एक सेल्फ पॉजिटिव माइंड सेट करके, सेल्फ मोटिवेटेड होकर के, इंटरनली मोटिवेट होकर के एग्जाम से आपको फाइट करना है। और एग्जाम में आप पहले भी विजेता थे, अब भी विजेता है और आने वाले समय में भी विजेता बनकर के उभरोगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और ईश्वर से यहाँ पर आपकी प्रार्थना करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी आपको अपनी सफलता और आपका लक्ष्य मिल जाए। तो यहाँ पर अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में, मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना कि कुछ बेहतर ही लिखा था आपकी तकदीर में, कि कुछ इससे भी बेहतर लिखा था आपकी तकदीर में। निरंतर हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी
ताला खोल देती है, गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। तो आपको कभी भी जब भी आप अनसक्सेस होते हैं या असफल होते हैं तो आपको घबराना नहीं है, वापस से उठ खड़े होकर के उसी जोश जुनून और जज्बे के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए वापस से मेहनत स्टार्ट कर देनी है। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल।